नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास है द हिंदू एडिटोरियल। आपको पता है इसकी सीरीज़ चल रही है पूरी। हमने सितंबर से स्टार्ट किया था, तो पूरा सितंबर आपको करा दिया, अक्टूबर आपको करा दिया। ठीक है, तो अक्टूबर की ये लास्ट है। इसके बाद स्टार्ट होगी नवंबर की, तो वो आप देख लेना। मैंने 10-10 डेज में 10-10 दिन में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर जो भी हमारे प्रमुख एडिटोरियल रहते हैं हम केवल उसको कवर करते हैं। ऐसा नहीं है एक टॉपिक पे अगर 10-12 एडिटोरियल आ रहे हैं तो सभी आपको कराएंगे। और मेरा टारगेट बस वही रहता है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। देखो, पराली पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी यूपीएससी पूछेगा नहीं। ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा, प्रदूषण से संबंधित आएगा। जो हमारा हमारा GS 3 है, जो GS 3 है, उसमें पर्यावरण को लेकर समस्या हमें बताई गई है। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का डिज़ास्टर ही है। तो इससे रिलेटेड अगर नहीं पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप एक कॉमन अपने विचार रख सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछे, या नॉर्मली कोई भी व्यक्ति, अगर हम लोग आपस में बैठे हैं, पोल्यूशन को लेकर चर्चा होती रहती है कि दिल्ली सरकार क्या करे, MCD क्या करे, या केंद्र सरकार क्या करे। तो हमारा ओवरऑल एक व्यू तो होना चाहिए पराली संकट को लेकर, या कोई भी समझदार व्यक्ति बैठा है उसके सामने हम अपनी कुछ बातों को रख सकते हैं। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। देखो, ये संकट आज से नहीं है। देखो, हरित क्रांति आई। देखो, जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा ना मेंस में, तो ऐसा तो है नहीं हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन लिख देंगे, और डायरेक्ट कभी आएगा भी नहीं, इनडायरेक्टली आएगा। तो हम एक भूमिका बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हरित क्रांति से, कि हरित हरित क्रांति आई तो तेज़ी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में पैदावार बढ़ा। तो उसमें क्या हुआ, अब उसको सुरक्षित रखने के लिए MSP दी गई। MSP आने से क्या हुआ, देखो MSP गेहूँ और धान पे मिली, तो इसका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि हर जो भी कृषक था उसको डर था कि मेरी और सामान मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो उसने गेहूँ और धान पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसी के कारण अब देखो, इसी के कारण इनकी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और ये समस्या हमारी खड़ी हो गई, क्योंकि पूरे आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में धान और गेहूँ की खेती बड़े स्तर पर होती है। अब कारण क्या है, देखो एक इसमें आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी का भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा, उसको लेकर भी मैं बताऊँगा आपको। लेकिन एक बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब हमारा, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया का मैं बता देता हूँ, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब सनलाइट यहाँ पर पड़ती है नॉर्थ में, गर्मियों में कहाँ पड़ती है, यहाँ पर ऊपर पड़ती है। तो डायरेक्ट यहाँ पर सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है लो, प्रेशर लो हो जाता है यहाँ पर। तो प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है, हवा यहाँ से ऊपर उठने लगती है। ठीक है, हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ गर्मियों में पोल्यूशन कम हो जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सनलाइट नीचे खिसक जाती है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब सनलाइट नीचे आ गई, तो ये पहाड़ है हमारे, ये पहाड़ है, अब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो ये बर्फ़ की जो हाई प्रेशर है ना, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, ये हवा ऊपर नहीं उठ पाती। ठीक है, तो यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या बनी रहती है। तो ये जब ज्योग्राफी में आपको कराऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसमें, क्योंकि हवा यहाँ पर रुक जाती है एक तरह से। ठीक है, ये आगे चल नहीं पाती, आपने देखा होगा हवा रुकी रहती है। जब कहते हैं ना हवा चली, तो चलने का मतलब है ऊपर बर्फ़बारी होती है, जिससे तेज़ी से यह हवा आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिस कारण पोल्यूशन कम होने लगता है। तो ये एक क्लाइमेट कारण है, ज्योग्राफिकल कारण है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें जो बेसिक कारण है उसको हम देखते हैं। देखो कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको जलाना बहुत आसान है और ये बहुत सस्ता तरीका है, इसको आसानी से हम जला सकते हैं। अब एक दूसरा कारण क्या है, किसानों पर समय का अभाव। अब एक किसान पूरा दिन खेतों में लगा रहता है, उसका अपना परिवार है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसको निभाने में उसका पूरा समय निकल जाता है। तो वो इतना समय खर्च नहीं कर सकता, इसको एक एक चीज़ को निकालेगा खेतों में। अगली फसल की तैयारी करनी होती है किसान को। अब देखो ये बैठा तो रहेगा नहीं 1 महीने तक इसको लेकर, तो अगली फसल की तैयारी करनी होती है, इसलिए इसको इस पराली को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए वो जलाना उपयुक्त समझता है। सड़ने में अधिक समय लगता है। देखो इसमें केमिकल छिड़क कर इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या लगता है, समय ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से वो जलाना इसको आसान समझता है। तो ये तो हमारे कारण हो गए। कारण मैंने आपको बताया, एक ज्योग्राफिकल कारण है और दूसरा ये सब कारण है। ये थोड़ा मुश्किल है आपको समझ में तब आएगा जब आपको कम से कम ज्योग्राफी आपको समझ में आती हो। नहीं आती होगी तो अब ज्योग्राफी का सेगमेंट चलेगा, उसमें आप कोशिश करना समझने की। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब समस्या तो है, अब इसकी मेजर समस्या क्या है, कारण हमने पता कर लिया। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, हमें 2-3 स्टेप पर तैयार करनी पड़ती है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम डायरेक्ट उसका आंसर बना सकें। देखो कारण हमें पता है, तो समस्या क्या होती है। देखो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CHO4 होता है, पॉलीसाइक्लिक
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है इसमें, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। मृदा जोखिम होता है, देखो क्या जोखिम होगा, अब उसको जला देंगे, अगर हम उसको जलाते हैं किसको, पराली को, तो जो मिट्टी में जो सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसको किसको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, जल के मर जाएंगे, मरेंगे ही तो ये भी नुकसान होता है मृदा को भी। जलवायु परिवर्तन के कारण कटाई, मौसम की अवधि में कमी, देखो अब मौसम की अवधि में भी कमी है, वो क्लाइमेट का तो मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिया है। अब बारिश है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, कटाई में भी इसमें देरी होती है। अब देखो इसका, अब हमने बता दिया कि कारण क्या है और समस्या क्या है, अब इसको उपाय तो हमें बताने पड़ेंगे ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी राय जानने के लिए होते हैं। अब उपाय हम बताएंगे, खाद का निर्माण करना, पराली जो बचती है हम उससे खाद बनाए तो इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। पराली को चारे के उपयोग में कर सकते हैं जैसे गाय भैंस का चारा होता है उसमें उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, इसको यूज़ करेंगे कागज़ में कार्डबोर्ड बनाने में। जैव एथेनॉल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिजली उत्पादन में। देखो बिजली उत्पादन में कैसे करेंगे, जैसे कि हम कोयले का प्रयोग करते हैं ना बिजली बनाने में, तो हाँ अगर हम इसकी भूसी का उपयोग करें तो भी कोयले की जगह इसका उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। ईंट के भट्टों में हम कोयले का उपयोग करते हैं, तो ईंट के भट्टों में भी अगर हम पराली का उपयोग करें तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इन तरीक़ों से हम, ये हमारे बेस्ट उपयोग हैं जिससे हम इसका अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल में, अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल सबसे फेमस टॉपिक है, ये साइंस टेक में पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो अंतरिक्ष को लेकर आप हमेशा तैयार रहना, तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा। उपग्रह निर्माण सस्ता करना, देखो अंतरिक्ष में अब हमें क्या करना है, जो और देशों से हमें बेस्ट बना है, तो हमें क्या करना है, उपग्रह निर्माण को हमें सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता करेंगे तभी तो इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास आएगी। कम व्यय पर विदेशी उपग्रह स्थापित करना, अब देखो अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह के उपग्रह अगर हम भारतीय तकनीक के द्वारा स्थापित करेंगे, वो भी कम व्यय में सस्ते में करेंगे, तो सभी देश हमसे ही कराएंगे। तो ये एक तरह की अंतरिक्ष क्या, एक तरह की मार्केट बनती जा रही है। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 2 से 3% की अभी, और 2030 तक हमें इसको 10% करना है, ये हमारा टारगेट है। तो जनेवा सम्मेलन में शांतिपूर्ण उपयोग का क्या भारत समर्थन करता है, कि हम अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण प्रयोग करें, यही भारत का उद्देश्य है। तो ये हमारा बेसिक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए पॉजिटिव, जिससे हम अपना आंसर स्टार्ट कर सकें। तो ये इनमें से कुछ भी बात आपको याद रहती है तो आप उससे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखो प्रगति, अब हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या है, उपग्रह का निर्माण करना। भारत में अगर प्रोडक्शन करते हैं, उपग्रह का निर्माण करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, देखो भारत को एक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का निर्माण करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। अब प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इन स्पेस में प्राइवेट कंपनियों का भी हमें उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी रहती है, और इतना बड़ा स्पेस पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को खोलना पड़ेगा। संवाद कार्यक्रम, तो छात्रों को, स्कूली छात्रों को आपको पता है कि प्रोजेक्ट बनाया जाता है ताकि स्टूडेंटों का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़े, तो इसलिए छात्रों को भी इसमें जोड़ा गया। अब समस्या क्या, अंतरिक्ष में मलबे की जो मलबा है अंतरिक्ष में, वो एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। सभी सैटेलाइट छोड़ देते हैं लेकिन अंतरिक्ष में वो टूट टूट कर बिखरे हुए हैं। अब कोई नया नया रॉकेट ऊपर छोड़ा जाएगा किसी को लेकर, बाई चांस यहाँ से टकरा गया तो उसकी ये सारी पूंजी खराब हो जाएगी। तो अंतरिक्ष कचरा बहुत बड़ी समस्या है, और भारत को चीन से काउंटर करने के लिए भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट क्षेत्र को अपर्याप्त अवसर देने पड़ेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। नियमों का अभाव है, देखो इसमें कोई नियम कानून अभी तक कुछ ऐसे बने नहीं है जो हमें बनाने की ज़रूरत है। तो ये हमने ओवरऑल पढ़ा। अब देखो अंतरिक्ष में हम बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब अंतरिक्ष तो हमें पता है ना, इसका हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस वुमेन परियोजना लानी पड़ेगी। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक अगर आता है जिसमें मेल ज़्यादा रहते हैं, मतलब जहाँ पर कहीं ना कहीं पुरुषों का प्रभुत्व ज़्यादा है, तो वहाँ हमेशा हम महिला की बात करेंगे, क्योंकि 50% लगभग आबादी क्या है, फीमेल्स की है। तो हम इनकी बात किए बिना अपना क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वुमेन्स को इसमें लाया जाए, अस्पतालों को जोड़ना पड़ेगा, टेलीमेडिसिन वगैरह, इससे हम अंतरिक्ष के प्रयोग से सैटेलाइट के थ्रू हम इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। स्मार्ट खेती करनी पड़ेगी, देखो मौसम का हमें पहले ही पता लग जाता है अंतरिक्ष से कि कहाँ कितनी बारिश होगी, किस तरह का आने वाला क्लाइमेट रहेगा, तो उस आधार पर हम स्मार्ट खेती कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में भी उपयोगी है, हम रक्षा क्षेत्र में भी सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं अंतरिक्ष का। स्वच्छ अंतरिक्ष के लिए एक तकनीक बनानी पड़ेगी जिसमें रोबोटिक द्वारा मलबों को पकड़ना। अंतरिक्ष में मैंने बताया मलबे हैं, तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, टेक्निक, जिससे हम उस मलबे को
कलेक्ट कर सकें। अंतरिक्ष बाजार जो मैं बता चुका हूँ, एक अंतरिक्ष मार्केट डेवलप होगी जिससे भारत कहीं ना कहीं प्लस में रहेगा और भारत को एक इंटरनेशनल पहचान मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे मेन मुद्दे रहे। तो इसमें से देखो, इससे बाहर तो अब अंतरिक्ष में जाएगा नहीं ना। हमने इसके 3-4 पॉइंट कर लिए। ठीक है, एक तो हमने ये बेसिक बात पढ़ ली अंतरिक्ष को लेकर, एक हमने इसके प्रकृति की बात कर ली है, समस्या की बात कर लिया और इसके बेहतर प्रयोग की बात कर ली है। तो इससे बाहर तो अब अंतरिक्ष में क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो इसलिए केवल आर्टिकल नहीं लिखना है आपको, अपने सिलेबस पे जाना है। और सिलेबस के दौरान हमारा अंतरिक्ष हमारा टॉपिक है साइंस टेक में, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनेगा तो उसका ओवरऑल हम एक पेज पे सब कुछ तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं है 2-3 दिन बाद फिर अंतरिक्ष पे आ गया फिर हम लिखने लगे। हम कुछ अच्छा पॉइंट आता है तो इसी में हम एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। और ये अच्छा तरीका आंसर लिखने का। अगर 150 में पूछा जाता है तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी ग्राफ बना के लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पूछा, 250 में पूछ लिया, तो इसको हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। जैसे स्मार्ट खेती में हम बताएंगे किस तरीके से, कौन सी स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, ये भी साइंस टेक का है। ठीक है, तो साइंस टेक में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो इसको हम केवल साइंस टेक से नहीं, एग्रीकल्चर से भी जोड़ कर देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक से जोड़ कर देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ेंगे। देखो, इसमें 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है जीन एडिटिंग का, ठीक है, और एक जीन मॉडिफिकेशन का, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इन 2 चीज़ों को हमें समझना होगा। समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना जीन एडिटिंग, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो इस तरीके से, इसमें क्या होती है, ये झिल्लियाँ होती है इस तरीके से, ये आपने देखा होगा। ये हमारे क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एक हिस्से को, यानी इस वाले हिस्से को अगर हटाकर हम दूसरा हिस्सा जोड़ देते हैं या इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये तो कहलाता है जीन एडिटिंग कहलाता है। लेकिन हम इस पूरी कोशिका को बदल देते हैं, इस पूरे सेल को काट के हम बदल देते हैं, तो ये क्या कहता है, जीन मॉडिफिकेशन। जब बड़े स्तर पर बदलाव होता है तो जीन मॉडिफिकेशन कहलाता है। या फिर हम क्या करते हैं, इसको काट के, मान लो इसको हम काट के, इस पूरे को काट कर हम कुछ नए जानवर का इसमें ऐड कर देते हैं। समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि ये इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से बने हुए हैं ऐसे। तो ये जो है ना, इसको हम निकाल देते हैं, इसको हमने निकाल दिया और किसी और जानवर का हम ये एडिटिंग कर देते हैं, तो भी इसको क्या बोलते हैं, हम जीन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि कुछ बदलाव होता है तो जीन एडिटिंग कहलाता है, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव होता है या दूसरी प्रजाति का कुछ इसमें ऐड किया जाता है तो जीन मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो मानव शरीर पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, क्योंकि पता नहीं लगता ना भाई, इसमें तो रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी में एडिटिंग किया जाता है तो इस पर इसके नियम बहुत कठोर हैं। ठीक है, इसके नियम कठोर हैं। ठीक है, लेकिन इसके नियम जीन एडिटिंग के आसान है। तो हमें इसी बात को हमें समझना होगा, ताकि हमारे क्वेश्चन में आए जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन, तो हम बड़े आसान से इन चीज़ों को समझ लें। देखो यही चीज़ें समझने की होती हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत लिख दोगे। अब जीन मॉडिफिकेशन आ गया, अब आप जीन एडिटिंग के बारे में लिख रहे हैं, या जीन एडिटिंग पूछ रहा हो, आप जीन मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये करंट अफेयर से नहीं आएगी। आप सोच रहे हो ये हिंदू पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये आपको अपनी बुक से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये बातें अगर समझ में आ गई तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन की डिमांड हम देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, और भारत के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। भारत के विनियमन जिस आधार पर ये सब चलता है, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण अधिनियम द्वारा, ठीक है, और 1987 के प्रावधानों द्वारा इसको तय किया जाता है। किसको, जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन को। ठीक है, अभी तक बीटी कपास को 2002 में खेती को मंजूरी मिली है। बीटी कपास, अभी तक केवल बीटी कपास को ही परमिशन मिली है। अब योगदान क्या है, देखो जीन एडिटिंग मॉडिफिकेशन का योगदान क्या है। देखो जलवायु परिवर्तन में भी ये क्या रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर इफेक्ट कम पड़ता है। फार्मा सेक्टर में बड़ी तेज़ी से इसका उपयोग बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। लवणीकरण, मृदा में भी फसल को बो सकते हैं। मतलब जिस मृदा में लवणीयता अधिक है वहाँ पर भी हम फसल को बो सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा में योगदान है। देखो जब एडिटिंग होगा तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, तो उसमें भी खाद्य सुरक्षा में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव ईंधन के उत्पादनता बढ़ती है, जैव ईंधन में भी क्या, जब उत्पादकता बढ़ेगी तो ऑफकोर्सली उसका जैव ईंधन में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब समस्या क्या है, देखो पोषण की समस्या है। ठीक है ना, पोषण की समस्या है। जब हम किसी चीज़ को एडिटिंग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, लंबे समय तक हमें देखना पड़ता है कि पोषण के लिए वो सुरक्षित है या नहीं है। तो ये पोषण को लेकर सुरक्षा है, ऐसा नहीं है इसमें नुकसान ही है या फ़ायदा ही है। तो ये सुरक्षा का मुद्दा है। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि नुकसान होगा या फ़ायदा, ये लंबे समय बाद हमें पता लगता है रिसर्च के बाद।
ठीक है, विदेशी किस्म को हानि। अब देखो कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हटाएँगे ना, जो देसी प्रजाति है उसको इसमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो खाद्य पदार्थों में एलर्जी भी हो जाती है। तो पेड़-पौधे होते हैं जब एडिटिंग करती है तो काफ़ी सारों को एलर्जी का भी खतरा बना रहता है। वन्य जीवों को खतरा रहता है, क्योंकि देखो अब कुछ भी एडिटिंग करेंगे वन्य जीव उसको खाएँगे, गाय, कुत्ता, बिल्ली वगैरह जो भी हैं ये खाएँगे। अब उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। तो इसको भी हम याद रखें। अब सुधार क्या कर सकते हैं इसमें, हम जैव सुरक्षा को हम बनाकर रखेंगे इसमें, बेहतर खाद्य विकल्प को तलाशेंगे। ज़रूरी नहीं है हम केवल एडिटिंग के तौर पर इस पे जिएँ कि भाई एडिटिंग होगी इसमें, जीन एडिटिंग या मॉडिफ़िकेशन होगा तो ही बेहतर विकल्प होगा, हमें कोई और भी विकल्प इसमें देखना होगा। नियामक बनाना होगा, ठीक है, एक रूल रेगुलेशन बनाना होगा और स्वदेशी जीन बैंक हमें डेवलप करना होगा ताकि हमारी स्वदेशी प्रजाति नष्ट ना हो। तो ये हमने ओवरऑल पढ़ा हमारे एडिटोरियल। देखो 25-30 एडिटोरियल आप मतलब कम से कम डेली आप 15-20 एडिटोरियल करोगे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप केवल सेलेक्टेड एडिटोरियल पढ़ें, ठीक है? सेलेक्टेड एडिटोरियल आप पढ़ें, ठीक है? तो क्लास देखने के लिए थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल हो जाएँगे, क्या-क्या पढ़ेंगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं। तो इसलिए मेरा टारगेट है केवल वही आर्टिकल हम पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है? बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे इधर-उधर पढ़ा रहे हैं। देखो वो एक ही आर्टिकल को, एक ही टॉपिक को आपको 10-10, 15 दिन तक घुमाए रखेंगे। अब साल भर में 2 ढाई हज़ार आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए केवल सेलेक्टेड पढ़ें, बार-बार पढ़ें, यही मूल मंत्र है आपका। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी इश्यू हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।